हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सॉल्यूशन इस चैप्टर का सीरीज में बोर्ड लेक्चर 15, ठीक है। अभी लास्ट जो लेक्चर जो था 14 में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4th नंबर की है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको समझने की, ठीक है ना, बराबर है, उसको समझाने की मैंने कोशिश किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बराबर है। अब इसमें नेक्स्ट इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं उसका नाम है वेंट हॉफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है ना, वेंट हॉफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है। बेटा जो नया बुक प्रिंट हुआ है स्टेट बोर्ड का, इसमें ये वेंट हॉफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन इस नाम से इसको इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन पोर्शन पूरा दिया है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया नाम। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वेंट हॉफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है। चलो इसको, अब ये बेसिकली 2 मार्क्स वाला है, थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्रेशन है ये, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम पहला जो है वो है वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ, वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो क्या बोलता है बेटा वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, तो वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कंडीशन जो रहती है बेटा, उसमें टेम्परेचर जो है उसमें टेम्परेचर को रखा जाता है कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा रिलेशन जो दिया है इसमें, पाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। ये है बॉयल्स लॉ, बराबर है, V फॉर वॉल्यूम, C फॉर क्या है कॉन्सेंट्रेशंस। दूसरा जो इसमें है लॉ वो है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ, ठीक है। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ में बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन उसको बेटा कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। मतलब ये है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, और जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा बेटा उतने ज्यादा नंबर्स रहेंगे सॉल्यूट का, जितने ज्यादा नंबर्स रहेंगे बेटा उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें भी कॉन्सेंट्रेशंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, बराबर है, ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मतलब उतने ज्यादा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रिएट करेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रिएट करेगा बेटा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम के साथ आपको मालूम है, वॉल्यूम के साथ में क्या रिलेशन इनवर्स है, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो बेसिकली बड़ा इंक्रीज क्या होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इंक्रीज होगा तो सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा उस कंपैरिजन में कम हो जाएगी, और अगर उसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर कम हो रही है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है ना, बराबर है, और इस वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये क्या करेंगे, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। तो बाय कंबाइनिंग बोथ लॉस, ठीक है, बाय कंबाइनिंग बोथ लॉस, ठीक है। अब दोनों लॉ को अगर कंबाइन करते तो हमें क्या मिलता है, पाई प्रोपोर्शनल टू T बाय V, ठीक है ना, C को नहीं लेंगे हम, V वाला पार्ट लिया अपन, तो T बाय V, ठीक है ना। इसको अगर हम इक्वल का साइन देते हैं तो पाई V इक्वल टू KT, ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट मिला हमें, ठीक है। तो वेयर ये जो K है इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट, बराबर है, और इसको हम कैपिटल A करके देंगे क्योंकि ये एक जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन का फॉर्मेट आ चुका है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर ना करते हुए डायरेक्ट लिखेंगे, कंसीडर क्यों करने का, ठीक है ना, जनरल गैस इक्वेशंस। अब जनरल गैस इक्वेशन आपको मालूम है, PV इक्वल टू NRT
PV इक्वल टू क्या होता है nRT, ठीक है ना। P जो है बेटा प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है ना, और R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को इस ऊपर वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन A, अगर A के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा बेटा इसमें, वी गेट P उसके जगह पर लेंगे पाई B इक्वल टू nRT, पाई इक्वल टू nRT, ठीक है ना। अब इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक है ना, पाई B इक्वल टू nRT, V को ट्रांसफर कर दो तो पाई इक्वल टू n बाय V RT, ठीक है ना। अब ये n बाय V जो है बेटा ये बेसिकली होता है कॉन्सेंट्रेशन, बट n by V is nothing but C, therefore pi equal to CRT। इस तरह से ये एक दूसरा फॉर्मेट आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम देंगे बेटा कैपिटल B, ये भी एक जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन आपके नए टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है pi इक्वल टू C के जगह पर M। अब C जो है बेटा कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर हम नंबर ऑफ मोल, मोलेरिटी या फिर नॉर्मेलिटी कुछ भी ले सकते हैं। तो आपके जो बुक में दिया हुआ बेटा वहां पे m मतलब होता है मोलेरिटी, बेसिकली है वो कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू mRT, तो ये एक फॉर्मेट भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा C, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन A B C आर डिफरेंट, इक्वेशन लिखते हैं इसको, इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन A B C आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है ना। इस तरह से इसको यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा एक्सप्रेशन था, इसमें बॉयल्स लॉ, ठीक है, और चार्ल्स लॉ इसका मेजर रोल है। दोनों लॉ को यहाँ पे कंबाइन किया गया, फिर बाद में यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, इजीली लिख सकते हो इसको। चलो हम आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है, ये है वेंट हॉफ से ही रिलेटेड, ठीक है। अब हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा उसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। अब ये क्या है एक्चुअल में जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी, बराबर है, उसका एक एनालिसिस, उसका एक रेशो, ठीक है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है। तो उसे देखते हैं क्या है, ठीक है। ये हमने लिख दिया वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है ना बेटा। इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से, स्मॉल आई, ठीक है ना, स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वेंट हॉफ फैक्टर है क्या, मैंने अभी भी कहा कि ये एनालिसिस फैक्टर है। तो एनालिसिस फैक्टर आपको ध्यान में आ जाएगा इसके फॉर्मूले से। तो देखो फार्मूला क्या दिया हुआ इसका, तो फार्मूला जो है कंपैरिजन जो किया है फार्मूले में वो है उसका, ठीक है। यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो कंपैरिजन किसका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है ना, कंडीशन है कि ये जो भी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम रखना है, जितना इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा बेटा उतना ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट का रहना चाहिए, ठीक है, ये दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट इस बात से है कि बेटा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपको मालूम है इसका डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है ना। तो नॉन डिसोसिएशन मतलब ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिसोसिएशन नहीं होता। अच्छा, इसका डिसोसिएशन नहीं होता,
इसका मतलब क्या होगा बेटा, डिसॉल्व करने के पहले और डिसॉल्व होने के बाद जो नंबर्स रहेंगे सॉल्यूट के वो तो सेम रहेंगे, और अगर वो सेम रहते हैं मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा डिसॉल्व करने के पहले और डिसॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो डिसोसिएशन इसमें नहीं होता। इसका मतलब बिफोर डिसॉल्व एंड आफ्टर डिसॉल्व दोनों ही कंडीशन में से क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अब दोनों ही कंडीशन में अगर से क्वांटिटी सेम रहती है बिफोर डिसॉल्व और आफ्टर डिसॉल्व, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेंगे, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, सेम। और अगर ऐसा सेम है, ठीक है ना, अगर मान लो दोनों की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड theoretical वैल्यू ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी बेटा, दोनों क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएगी सेम, दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और इस वजह से देयरफॉर, ठीक है ना, अभी तो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इक्वेशन बन जाता बेटा इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा समझा। देखो एक बार फिर से बता रहा मैं आपको, वेंट्रो फैक्टर जो है वो एनालिसिस करने के लिए है बस, ठीक है। आई से इसको डिनोट करते हैं, इसका बेसिक फार्मूला कैसा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका एक रेशियो है ये, ठीक है ना, जो भी आएगा। कंडीशन है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि जो प्रैक्टिकल फार्मूला है इस वेंट्रो फैक्टर को थोड़ा अलग है। वो अलग कैसे है उसको समझाने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता है बेटा उसका डिसोसिएशन नहीं होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया ऐसा, मतलब उसका डिसोसिएशन नहीं होता। अब डिसोसिएशन नहीं होता इसका मतलब है कि डिसॉल्व करने के पहले और डिसॉल्व करने के बाद जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट रहेंगे वो सेम रहेंगे, ब्रेकअप ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर नंबर सेम है मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब डिसॉल्व करने के बाद वाली और पहले वाली थ्योरेटिकल वैल्यू डिसॉल्व करने के पहले, वो दोनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और इस बात को ध्यान में रखते फिर आई का फार्मूला चेंज हो गया। तो पहले हमने क्या रखा बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे में क्या रखा बेटा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो है ये उसका बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले के बेसिस पर हम बाकी की जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके फार्मूला डिजाइन करते हैं, ठीक है। इधर देखो, पहला आई का फार्मूला लिखेंगे हम डेल्टा पी, यहाँ पे आ जाए बेटा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल। डेल्टा पी मतलब क्या होता है बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ऊपर में ऑब्जर्व्ड नीचे में थ्योरेटिकल। उसके बाद में आई का फार्मूला आ जाएगा डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, है कि नहीं। उसके बाद में आई का फार्मूला आ जाएगा डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। तो कितना सिंपल फार्मूला है, ठीक है ना, सेम बेस यही है, बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज करते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर का लोअरिंग लिया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन लिया, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन लिया, और उसके बाद में I इक्वल टू पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और पाई यहाँ पे थ्योरेटिकल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चार यहाँ पे फार्मूले डिजाइन हो गए, बराबर है। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है बेटा, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल के साथ। सॉलिड के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल रहेंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। अच्छा, इस बात को अगर हम बेसिक ले तो हमारा आई का फार्मूला एन के लिए भी डिजाइन हो सकता है, तो एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन थ्योरेटिकल, देखो हो गया डिजाइन। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के साथ,
कि जितना ज़्यादा मोलर मास रहेगा ना तो वो हायर एलिमेंट जो रहते हैं उनका ब्रेकअप कम होता है, ठीक है ना। तो अगर मोलर मास ज़्यादा है मतलब ब्रेकअप बड़ा कम होगा, और ब्रेकअप अगर कम होता है मतलब नंबर्स कम हो गए, और नंबर्स कम हो गए मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मोलर मास अगर कम है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा है तो ये कम रहेगा, तो इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है ना। मोलर मास अगर ज़्यादा है तो ब्रेकअप कम होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अब इस बेसिस पर अगर हम देखें तो I का फार्मूला क्या बन जाएगा, m, इसमें बेटा थ्योरेटिकल ऊपर रहेगा और ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो बेसिक फार्मूले को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 6 फार्मूला डिजाइन कर लिए, ठीक है ना। ये सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ठीक है ना। और ये जो वेल्टा फैक्टर वाला जो कंसेप्ट है, ये अगर एग्जाम में पूछा तो बेटा 2 मार्क्स के लिए ये भी आ सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय वेल्टा फैक्टर या एक्सप्लेन वेल्टा फैक्टर, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पे बेटा है, ठीक है, इसको हम, ठीक है। बेटा एक छोटा सा एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके पहले भी हमने 3 बार देखा है हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अभी चौथे नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। जनरली 1 मार्क्स के लिए ही आता है क्योंकि छोटा एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बेटा इसमें हम वो जो जनरल इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था ना वो पुट अप करना है, ठीक है ना। तो इसमें वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशंस। तो इक्वेशन क्या आता है बेटा, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है ना। अब इसमें हमने C को अगर एलाबोरेट करें आपको मालूम है, बट C इज नथिंग बट n/v, ठीक है ना। तो ये हो जाता है देयरफॉर पाई इक्वल टू n/v RT, बराबर है। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हम N2 ले लेंगे, मतलब ठीक है। तो दूसरी बात, इफ W2 ग्राम ऑफ solute in V liter of solution and its molar mass M2, then N2 इक्वल, मतलब मैंने कंसिडर किया कि भी W2 जो है वो सॉल्यूट का वेट है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का जो ये है क्या बोलना चाहिए वॉल्यूम, उसको मैंने V कंसिडर किया है लीटर में, और उसका मोलर मास जो है मोलर मास उसको कंसिडर किया मैंने M2। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा W2 अपॉन M2, बहुत इजी। अच्छा इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ N2 इन अबोव इक्वेशंस, ठीक है ना। तो हमें V गेट क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा पाई इक्वल टू N2 की जगह पुट किया अपने W2 अपॉन M2, और ये हो जाएगा RT अपॉन V, ये V को इधर ले लो। अब इसमें आपको मालूम है मुझे तो फार्मूला चाहिए इसका M2 वाला, बाकी सब डालो इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा इसमें, ठीक है ना, y ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा नीचे W2, और ये हो जाएगा बेटा इधर V बाय RT इक्वल टू 1/M2, V ऊपर चलेगा RT नीचे आएगा, हो गया, आ गया एक्सप्रेशन। ये M2 इधर इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा W2 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा RT अपॉन V, ये आ गया एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है बराबर। तो W2 अपॉन पाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ठीक है ना, W2 मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, V मतलब वॉल्यूम, M2 मतलब मोलर मास। बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन, और एक छोटा सा टॉपिक है जो हम समझते हैं, ठीक है ना, वो है
नाम लिख लेता पहले, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने पढ़ा अभी, ठीक है ना। ये टॉपिक भी 1 मार्क्स के लिए कभी आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए एक एग्जांपल ही देना है हमें, ठीक है। नाम से पता लगता है कि ऑस्मोसिस का ये उल्टा है, इसको हम शॉर्टकट में आरओ बोलते हैं। आरओ आपने सुना होगा, हमारे घरों में लगा होता है आरओ, ठीक है ना। आरओ का वाटर लाइए पीने के लिए, फिल्टर करने के लिए, बराबर है। तो आरओ वाटर जो रहता है बेटा, प्रोसेस जो है वो यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है समझिए इसको, ठीक है। समझने के लिए बेटा यहाँ पे हम एक बड़ा सा कंटेनर, इसके 2 पार्टीशन रहेंगे, वो कंसीडर करते हैं इसमें, ठीक है ना। ये कंटेनर लिया हमने सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए यहाँ पे हमने ये जो है ये है ले लिया है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है। अब इस टैंक में ये साइड जो है बेटा फ्रेश, ठीक है ना। नॉर्मल वाटर लेना है इसमें फ्रेश या फिर, ठीक है, नॉर्मल वाटर लेंगे, इसमें वाटर लिखता में। और इधर जो लेंगे बेटा वो लेंगे सॉल्ट वाटर, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर। एक साइड में सॉल्ट वाटर लेना है, एक साइड में नॉर्मल वाटर लेना है, बराबर। अब ये जो वाटर है ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। नॉर्मल वाटर है मतलब वो सॉल्वेंट का रोल अदा करेगा। तो सॉल्ट वाटर जो है बेटा है तो पानी, लेकिन बेटा ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सॉल्ट के वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट, ठीक है ना, अलग अलग इसके डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। इस वजह से सॉल्ट वाटर जो है बेटा वो किसका रोल अदा करेगा, सॉल्यूशन का, बराबर है। चलो अब हमने क्या किया, ठीक है, तो दोनों फिलअप कर दिया है इधर, ठीक है ना, दोनों फिलअप कर दिया इधर, इसको भी फिलअप कर दिया इधर, ठीक है। अभी फिलअप करने के बाद इनिशियली आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्सेस वाटर आएगा उसके लिए यहाँ पे टैप लगा देते हैं हम, ठीक है ना। इस साइड में बेटा, ठीक है, फिलअप करने के लिए, वाटर फिलअप करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग रखते हैं, इधर से भी ओपनिंग रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, एक अरेंजमेंट रखेगा, यह है पंप का अरेंजमेंट रखना है इसमें, ठीक है ना। चलो अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए क्या होगा। इनिशियली बेटा आपको मालूम है इधर वाटर का परसेंटेज कम है, इधर वाटर का परसेंटेज 100% है। तो इनिशियली आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर क्या दिखाई देगा बेटा, ऑस्मोसिस इनिशियली, बराबर है। फिर आपको ये भी मालूम है कि एक लेवल पर आके ऑस्मोसिस रुक जाती है। तो ऑस्मोसिस जिस इस पर रुकेगा सॉल्यूशन साइड में, यहाँ पे जिस लेवल पर आके रुकेगा, ठीक है ना, उस लेवल पर क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इधर क्रिएट होगा पार्ट, बराबर है। तो आपको क्या करना है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस रुका, उससे ज्यादा प्रेशर आपको पंप, मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक, ठीक है ना, यहाँ पे आपको प्रेशर जो क्रिएट करना है वो किससे ज्यादा रहेगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आपको पंप के थ्रू क्रिएट करना है, इधर साइड में सॉल्ट के साइड में। और तब जाके मालूम है इधर का सॉल्वेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स इधर आना चालू हो जाएगा, तो इधर से इधर आ रहा सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। और इसे ही कहा जाता है बेटा, इसे ही कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इधर से जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आएंगे तो वाटर की लेवल बढ़ेगी, और जो एक्सेस वाटर है बेटा इधर से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें ड्रिंकिंग के लिए यूज होगा। यहाँ से जो भी पानी ये आएगा, ठीक है ना, यूज फॉर ठीक है ना, ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है ना, बराबर। तो इस तरह से हम सॉल्ट वाटर मतलब सी वाटर से, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट की जगह पर मैं सी लिख देता तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना।
ये जो सी वाटर से हम फ्रेश वाटर इजीली इस मेथड के थ्रू हम ठीक है ना हासिल कर सकते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग पर्पस के जो वाटर चाहिए वो सॉल्व हो सकता है बेटा, ठीक है। आया समझ में? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल इसमें क्या होगा, पहले वाटर के से सी वाटर की तरफ क्या होगा, ऑस्मोसिस। और जब ऑस्मोसिस रुक जाएगा तो वो जिस प्रेशर पर रुकेगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हमको यहाँ पे पंप के थ्रू क्रिएट करना है ताकि इधर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आ जाए, ठीक है ना। जैसे जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आते जाएंगे जिसकी लेवल कम होती जाएगी, आप यहाँ पे सी वाटर ठीक है ना फिलअप करते जाइए, आपको इधर फ्रेश वाटर मिलते रहेगा, फ्रेश वाटर मिलते रहेगा, ठीक है ना। ये जो रहेगा ठीक है ना एकदम प्योर वाटर, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो बहुत इजी से उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा।